welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to continue our unit number 3 from the Modern Indian Political Thought for 5th semester student, and this video is going to be the part 4 of the unit number 3. And in this video we will study about the Deendayal Upadhyay integral humanism. ठीक है, so without wasting our time, let's start our video. तो जैसा कि आपको नेम बता रहा है, दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। इंटीग्रल का मतलब होता है कलेक्टिवनेस एंड ह्यूमैनिज्म मतलब होता है फॉर ह्यूमन, बेसिकली एन आइडियोलॉजी जहाँ पर आप मानवता की बात करते हैं। ठीक है, लोगों के साथ सिर्फ सोसाइटी लेवल पे ही नहीं बल्कि इनकम लेवल पे भी उनका डेवलपमेंट हो। तो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब है सभी के साथ कलेक्टिवली ह्यूमन डेवलपमेंट जब किया जाता है उसको हम ह्यूमैनिज्म की श्रेणी के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, अब दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म है उसको जानने से पहले थोड़ा सा वी विल स्टडी अबाउट हिज बायोग्राफी। ठीक है, वो कौन थे उनके बारे में थोड़ा हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम पूरा डिटेल में अपना दीनदयाल उपाध्याय का ये जो मेन इसका आपका जो टॉपिक रहेगा इसमें, जिसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ द इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, और यहाँ पे बीजेपी का लोगो इसलिए लगा रखा है मैंने, इसका भी आपको आंसर मिलेगा, और प्लस में ये जो मैप तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो बीजेपी का लोगो देखो क्यों लगा रखा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय थे ना, ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन और फिलोसफर थे वो। ठीक है, जितने भी अभी तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उनमें से लगभग ज़्यादातर लोग फ़िलासफ़र हैं या वो अपनी फील्ड में मतलब पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं तरीके से, या तो कोई राइटिंग कर रहा है या फिर कोई एक्टिव पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो इनको अपने भारतीय जनसंघ के रोल के लिए जाना जाता था, जो प्रेडिसर था बीजेपी का। अब मैं आपको थोड़ा सा भारतीय जनसंघ के बारे में बता देती हूँ। 1951 में, या आप लिख सकते हो, ठीक है, ये मैंने उतना ज़्यादा ऐड नहीं किया है इसके अंदर। 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। फिर ऐसी ही 19 आप समझ लो 77 तक आते आते भारतीय जनसंघ प्लस में जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ था उसको किसने बनाया था, देखो एक बार हम स्लाइड पे देख ही लेते हैं। चलो, जो आपका भारतीय जनसंघ था, ठीक है, बीजीएस, इसका गठन 1951 में होता है जब अपना देश आज़ाद होता है। लेकिन 1977 तक आते आते बीजीएस मिल जाता है किसके साथ, जेपी का मतलब जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी के साथ आपका ये बीजीएस मिल जाता है। तो 1977 में जब ये 1977 में जब ये इनकी गवर्नमेंट बनती है तो क्या होता है, ठीक है, तो जब ये लोग मिल जाते हैं तो बेसिकली इनका मेन मुद्दा ये होता है कि इनको हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, और इसी के साथ साथ मिलकर जो आपका आरएसएस है वो भी, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ये सब लोग मिलकर ही अपना एक मतलब रूल करना चाहते थे कंट्री के अंदर। ठीक है, ये इनकी एक आइडियोलॉजी थी, जैसे हर किसी की आइडियोलॉजी होती है ना, हर पार्टी की आइडियोलॉजी होना नेसेसरी है, उसी तरीके से इनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व थी। तो इन्होंने क्या करा, बीजीएस, जेपी, जनता पार्टी ने और आरएसएस ने मिलकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। उसी की एक लीगल फॉर्म 1980s तक आते आते इसी की एक लीगल फॉर्म किसने ले ली थी, बीजेपी का गठन किया गया, जिसने जो ये आरएसएस है, ये तो चलो आज के टाइम पे तो गठबंधन की सरकार है, 1991 के बाद से ही गठबंधन की सरकार आ जाती है। ठीक है, तो 1980s के टाइम पीरियड के बाद से ही जो हमारा भारतीय जनसंघ है, या ये मान लो जो जनता पार्टी है, इन्होंने मिलकर बीजेपी को एक तरीके से, बीजेपी ने इनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया। ठीक है, जो इनका हिंदुत्व का मुद्दा था या जो भी इनके आइडियोलॉजीज थी उनको इन्होंने प्रमोट करा आगे चलकर। तो आज के टाइम पे इसलिए बीजेपी है, और प्लस में आरएसएस भी देख लो। आज के टाइम पे भी लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बोला था कि 400 पार हो जाएगा तो हम आरएसएस को छोड़ देंगे, बट स्टिल अगर आरएसएस सोचो, उनको बुरा लग जाता कि भाई ऐसे कह रहे हैं हमें, तो इस चक्कर में जो आपके, बट स्टिल बीजेपी ने जो आपका आरएसएस है उसके साथ गठबंधन बनाया और फिर वो अपना कंटिन्यूएशन चल रहा है। ठीक है, तो यही थोड़ा इसका हिस्ट्री था जो आपके भारतीय जनसंघ का आपको जानना ज़रूरी है।
ठीक है, तो ये भारतीय जनसंघ अब समझ आया कैसे प्रेडिसर्स थी भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन द September 25, 1916 को उत्तर प्रदेश के एक स्मॉल विलेज में इनका जन्म हुआ था। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ही है, और इन्होंने पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द mid-20th सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है, देखो कभी मैं आपको ये mid-20th सेंचुरी का मतलब ना एकदम डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इसका मतलब अभी के टाइम पे इतना जान लो, mid-20 का मतलब होता है आपका 1901 से लेकर 2000 का टाइम पीरियड, और इनके बीच का यानी कि समझ लो तुम लोग 1950 के आसपास की बात है। ऑब्वियसली उसी के टाइम की बात है कि 1951 में तो बनी थी आपकी भारतीय जनसंघ पार्टी। ठीक है, तो इनको अपने कॉन्सेप्ट के लिए जो कि है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इनकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, तो इसलिए इनको इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के लिए जाना जाता है। एंड विच ही प्रेजेंटेड इन द 1965 हिज फिलोसफी एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकी जो फिलोसफी है ना, वो क्या बताती है कि एक तरीके से हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चाहे वो सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर किसी इकोनॉमिक एस्पेक्ट की हम बात करें, तीनों लेवल से इनका डेवलपमेंट होना ही हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। एंड ही बिलीव दैट ट्रू प्रोग्रेस शुड नॉट ओनली फोकस ऑन मटेरियल वेल्थ बट ऑल्सो ऑन द मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। और इनका मानना ये था कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति को आपको डेवलप करना है ना, और अगर मान लो डेवलपमेंट हम लोग सोसाइटी में ला भी रहे हैं, तो उसका अगर आपको प्रोग्रेस देखना है कि भाई एक होता है ना रिजल्ट क्या मिला हमें, इतनी हमने जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लेकर आई गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने स्कीम वगैरह जो भी लाई उससे क्या रिजल्ट आया, क्या लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर उसका बस ऐसी नेताओं की जेब में पैसे जा रहे हैं। तो इसके चलते जो अगर किसी भी अगर कंट्री के अंदर आपको इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के अंदर प्रोग्रेस को देखना है, तो आपको मटेरियल वेल्थ पे फोकस तो करना है, बट साथ ही साथ मोरल और एथिकल डेवलपमेंट पे भी, यानी कि सोसाइटी के लोग किस तरीके के, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता ये एग्जांपल अभी करेक्ट होगा एथिक या मॉरल वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे बसेस के अंदर जो हमारे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, तो जो कंडक्टर्स वगैरह होते हैं, ये लोग ऐसे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब घूर के देखते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत गलत है, गलत तरीके से देखते हैं। तो वो चीज़ एक क्या है कि सोसाइटी तो है लेकिन लोगों का मॉरल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। ये मॉरल वैल्यूज़ होती है हमारी, जो हमारे घर वाले सिखाते हैं हमें। ठीक है, अब किसी का भी घर वाले ये तो बोलेंगे नहीं कि भाई किसी लेडीज़ को आप ऐसे घूर घूर के देखें। ठीक है, बट स्टिल ये मॉरल एथिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, खाली तुम पैसा कमा रहे हो उस सीट पे बैठ के, बट नहीं हुआ है आपका मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ तो मान लो। ठीक है, ये चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, यही होता है आपका मॉरल डेवलपमेंट। तो ये मानते थे कि खाली पैसा ही वेल्थ सब कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा मॉरल डेवलपमेंट और एथिकल डेवलपमेंट, इसका मतलब वही हो गया ना एक तरीके से कि जैसे अगर किसी से मैरिज हो जाती है कहीं पर गर्ल्स की, तो उनके साथ पैसों को देखकर शादी कर दी जाती है कि भाई लड़का अच्छा कमाता है, लेकिन एक्चुअल में जो लड़का है वो रिस्पेक्ट नहीं करता लड़की की। तो यहाँ पर क्या ही वैल्यू है कि मतलब मॉरल एथिक्स तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, तो पैसा जो मर्जी हो वो फिर कुछ मायने थोड़ा ना रखता है। तो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट ये देख लो थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय को जानने के लिए, ये इमेज अगर ये मूर्ति आपने कहीं देखी है तो यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जंक्शन है। ठीक है, स्टेशन है ये। ठीक है, ये इनकी इमेज है एंड दिस इज़ द दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, तो द्वारका में है। आई होप आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर द्वारका वाले कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो गाइस कमेंट करो। ठीक है, कि तुम कौन से कॉलेज से और पढ़ समझ आ रहा है तुम लोगों को, नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। आगे आते हैं इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पे। अब इनकी अप्रोच को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी के बारे में पता लग गया हो। अब हम इनकी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की अप्रोच को पढ़ेंगे कि जो इनकी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की अप्रोच थी ना, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो एड्रेस करता है कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस में बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस डायमेंशंस ऑफ लाइफ। यानी कि आपकी लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस को साथ में लाकर जितनी भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है ना, उनको रिजॉल्व करने का काम इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का ये सिद्धांत करता है। तो सबसे पहला क्या है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किस चीज़ में, देखो, हिज फिलोसफी ऑफ बैलेंसिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट
एडवोकेटिंग फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसा मैंने आपको क्या बताया कि मटेरियल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ एक टोटल और ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए किसका, एक इंडिविजुअल का, ठीक है, और ह्यूमन का वेलफेयर भी होना चाहिए। तो बेसिकली बैलेंस किस चीज़ में होना चाहिए, वेल्थ प्लस में आपकी पावर में, ठीक है, और आपकी एक स्पिरिचुअल और मॉरल एथिकल वैल्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी फोकस। ही हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल हार्मनी एंड कनेक्टेडनेस अमंग ह्यूमंस और इंडिविजुअल। तो जो आपके कम्युनिटी फोकस का मतलब है कि टोटल तौर पर किस तरीके से सोशल हार्मनी आती है कंट्री के लोगों के अंदर और इंटरकनेक्टेडनेस अमंग इंडिविजुअल, यानी कि अगर कम्युनिटी को डेवलप करना है ना तो इन जितने भी लोग हैं वहाँ के उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो लोग कनेक्टेड होंगे ना आपस में तो ज़्यादा बातचीत होगी, ठीक है, लोग अपने अपने सिचुएशंस को शेयर करेंगे, प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, तो इसके चलते क्या होगा, सोशल हार्मनी आएगी। तो इंटरकनेक्टेडनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल, क्योंकि देखो इंटीग्रल अप्रोच है। इंटीग्रल का मतलब ही होता है इंटरकनेक्टेडनेस। जब तक सोसाइटी के अंदर बैलेंस, तो चलो समझ आ गया हमें, जब तक इकट्ठा होकर सभी लोग साथ में नहीं रहेंगे, इंटरकनेक्टेडनेस नहीं होगा, तब तक किस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, हार्मनी कैसे आएगी जब लोग बात ही नहीं करना चाहेंगे, जैसे आज के टाइम पे होता है, पड़ोस के लोग जानते भी नहीं हमें। तो दिस इज़ द थिंग। थर्ड आता है देखो कल्चरल आइडेंटिटी। ही स्ट्रेस्ड अपॉन द नीड टू रिस्पेक्ट एंड प्रमोट इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। और इनका मानना ये था कि इंडिया का जो ये रिच कल्चर है इसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की भी बात किया करते थे, इसमें ज़्यादा उतना खास नहीं है कुछ, ठीक है। आगे आते हैं हम सोशल जस्टिस की, ठीक है। तो ही कॉल्स फॉर द पॉलिसीज दैट इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब क्योंकि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के अंदर खाली हम मटेरियल वेल्थ और मॉरल एथिकल वैल्यूज़ के साथ साथ सोशल जस्टिस की भी बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अब उनको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है वो तो हमें ही मानना है ना। तो ही कॉल्स फॉर पॉलिसीज़ जो इंश्योर करती हैं क्या, जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सभी मेंबर्स के साथ क्या करना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, चाहे वो रिच क्लास का हो चाहे वो पुअर क्लास का हो, ठीक है। फिफ्थ आता है देखो नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक कोहेसिव सोसाइटी जहाँ पर इंडिविजुअल और प्लस में कलेक्टिव वेलबींग दोनों इन्वॉल्व हो और एक अच्छी नेशनल इंटीग्रिटी, एक अच्छे नेशनल लेवल पर कंट्री के लिए काम करे और उनकी बात करे। तो नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब है एक आपकी रीजनल के साथ साथ आपकी एक नेशनल पहचान है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एक वैल्यू अपनी सेट करनी है, दैट ही एम्स टू क्रिएट अ कोहेसिव सोसाइटी दैट वैल्यूज़, जो वैल्यू करती है इंडिविजुअल को और कलेक्टिव वेलबींग को। किसी एक इंडिविजुअल की बात भी सुनी जाए और एक कलेक्टिव इंडिविजुअल्स की बात भी सुनी जाए, ठीक है। तो यही होती है हमारी डेमोक्रेसी में भी यही होता है। तो ये होती है नेशनल इंटीग्रिटी। अगला आता है ये सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ठीक है, अभी तो ये जस्टिस वगैरह की हम बात कर रहे हैं, बट अदर देन जस्टिस के अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि क्या, कि कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनकी जो कंजप्शन है उसको सस्टेनेबल तरीके से प्रयोग करना, ये इनका मानना था, ठीक है। अगला आता है बेस्ट फॉर डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। हमें पता है हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो ये जितने भी प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए हमारे पास, बैलेंसिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी फोकस होना चाहिए, कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये सारी ही चीज़ें एक ऐसी कंट्री के लिए ज़्यादा लागू होती है जो एक डाइवर्स हो, जहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिले, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो और ठीक है, ये समझ आया इतना पॉइंट। एट्थ आता है ये फॉलोवर थे गांधीयन आइडियोलॉजी के। मतलब ओवरऑल अगर मैं गांधीयन आइडियोलॉजी का मतलब है कि ये नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, ठीक है। तो गांधीयन आइडियोलॉजी के फॉलोवर थे ये। और ओवरऑल इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है, एक बैलेंस्ड हार्मनी ग्रोथ हो, प्लस में सोसाइटी और कलेक्टिव वेलबींग के साथ एक सोसाइटी की ग्रोथ हमें देखने को मिले, ठीक है। तो अभी तक आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो थम्स अप का मतलब है लाइक कर दो, इंडिया से ही हो तो इंडिया वाले लाइक कर दो जल्दी से वीडियोस को, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। हम आगे आते हैं, जैसे देखो ना एक चेन बनी हुई है लोगों की, ये देखो इस तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस होना चाहिए, तब जाके ही तुम लोग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में
जो आपके दीनदयाल उपाध्याय उनके विचारों को समझ पाओगे। तो चीज़ों को कनेक्ट करते चलो। सारी वीडियोस में ना लगभग सेम ही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअल में क्या है ना कि हर पॉइंट, हर उसमें एक ही पॉइंट मत डाल देना, फिर तो हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तुम थोड़ा ढंग से समझना है इसको। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके इन चार्ट्स का प्रयोग करना अपने पेपर के अंदर। ठीक है, तो 3 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 प्रिंसिपल देखने को मिल जाएंगे आपको इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के। पहला आता है देखो आपका इंटीग्रल अप्रोच, जो हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, कि अगर आप पूरे इस पेड़ की बात कर रहे हो ना, ये वाला जो पेड़ है, इस पेड़ के अंदर खाली एक जो ये ग्रीन बच्चा है इसकी बात ना करके एक कलेक्टिव बच्चे की बात की जाए। और सब, और ये होता है ना मेजॉरिटी वाला, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की बात को सुना जाए बट माइनॉरिटी की बात को भी नकारा ना जाए। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभार माइनॉरिटी अच्छा हो, ठीक है, और मेजॉरिटी वाले लोग गलत कह रहे हो। तो ये है कि प्राइमेसी होनी चाहिए सबकी, ना ही पार्ट की। ठीक है, अगला आता है देखो आपका कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा, धर्मा को प्रमोट किया जाए। कल्चरल को, ये नहीं है कि आप नेशनल इंटीग्रिटी की बात करो बट अपने कल्चर को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं ये लोग। थर्ड आता है देखो आपका ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट अंडर एनी वन कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में जब आप नहीं होते हो। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब यू कैन गाइड योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को, अपने देश को खुद चला सकते हो, आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। तो ये 3 प्रिंसिपल हैं जो अभी मैं इसके पिलर्स ही बताऊंगी आपको आगे। तो अभी ये 3 बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमैनिज्म के, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो वो पूछ लेता है राइट द या एक्सप्लेन द 3 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। तो आपको इंटीग्रल अप्रोच, कल्चरल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी ऑफ द सोसाइटी को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जैसे इंटीग्रल अप्रोच के अंदर देखो यही वो सिंबल्स आएंगे, याद रखना ये सारे बच्चे तुम हो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे इस पेड़ पे टंगे हुए हैं। ठीक है, और ये सभी हाथ ऊपर करें कि हमें डाउट है, हमारे डाउट क्लियर कर दो। बट ये सारे के सारे बच्चे डाउट पूछते ही नहीं है, और ना ही ये लाइक वाला जो बटन है ना, ये दबा के जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम अपने आप को समझ लो इस तरीके से। ठीक है, तो यस गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, वरना ये लेंथी हो जाएगी, फिर तुमको बोर लगेगा बहुत ज़्यादा। इसके लिए आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इसका अगेन इस वाली वीडियो का ये पार्ट 2 होगा जो अगला आएगा। अभी के लिए पार्ट 4 ही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट को पार्ट 5 ही लिखूँगी, वरना तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, और उसकी चिंता मत करना, वो जो हमारे थंबनेल होता है वो मैं सेम डालूँगी इसका। ठीक है, ताकि आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर रहे। So yes, that's all for today. Let's meet in our next video with this topic. तब तक के लिए stay tuned and yes, thanks for watching.